चलो बेटा देखो, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अगेन मैं आपको यहां पे बता दूं बेटा, हम लोगों को मोनो हेलो एरीन्स ही बनाने हैं, है ना। जैसे हमने वहां पे मोनो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ी है ना, वैसे यहां पर भी मोनो हेलो एल्केन्स ही बनाने हैं। डाई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन या ऐसी कोई बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन देखो आपको क्या दे रखी है। फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 लगा दीजिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी क्या, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए कैसे, याद करो हमने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इवन उसकी मैकेनिज्म पढ़ी है हमने, ठीक है ना। Cl2 की रिएक्शन करवाई थी हमने, है ना। हाँ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ElCl3 की प्रेजेंस में। याद आ रहा है क्या करा था हमने। देखो हर बेंजीन के पास में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। यहां पर सबसे समझने वाली बात यह है, देखो तुम क्या है ना, Cl2 को देख के हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये आए कि Cl2 है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेंगे। देखो सारा खेल इसका है। अगर इसकी जगह HNu होता तो मैं कह सकता था कि Cl2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या यूं कह दो आप होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। लेकिन यहां पर कौन है, एनहाइड्रस ElCl3। कोई पूछे ये क्या है, लुईस एसिड है। कौन है बेटा, ये लुईस एसिड है। क्या काम करता है, इस Cl में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ElCl3। बेसिकली देखा जाए तो Cl2 इन जनरल होमोलाइटिक क्लीवेज कराना ज्यादा पसंद करता है। देखो 11th क्लास में आपको होमो और हेटेरो के बीच में डिफरेंस बताया था, और वहां एक चीज क्लियर की थी कि होमोलाइटिक क्लीवेज इज ओनली डन व्हेन टू एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कंबाइंड। दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम, उनके बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होना ज्यादा प्रिफर्ड करता है। तो यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहां होमोलाइटिक होना चाहिए, समान स्वीकरण होना चाहिए, बट होता नहीं है। तो अब क्यों नहीं होता है, करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ। अब ये है क्या, लुईस एसिड कौन होते हैं बेटा, लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये इनका देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर आप एल्यूमिनियम को थोड़ा ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए हुए हैं, ऑक्टेट में 8 कंप्लीट नहीं है। तो एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सर इसके जैसा एक और एग्जांपल कौन सा था, BF3। BF3 भी कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोलो बात समझ आई। तो ये लुईस एसिड्स का हमको यूज यहां पे करना पड़ेगा। होगा क्या उससे, ElCl3 के साथ Cl2 की हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी। यहां होगा आपका पार्शियल नेगेटिव और यहां क्या आएगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। देखो इस सबकी पूरी मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ा रखी है, इसलिए यहां पे सीधी रिएक्शन दे रखी है। ये अंडरस्टूड है कि भाई बच्चा 11 में पढ़ के आया है तो उसको ये आता होगा। बात समझ में आई। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये कैसे कर रहा है समझ में आया। इसको हटा दूं मैं, सिर्फ समझने की जरूरत ही है। और नहीं तो मैंने कहा था आपको 11th वाली बुक एक बार साथ लाओ, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा उसमें, ठीक है। अब देखो ये Cl हेटेरोलाइटिकली टूटेगा। अब होगा क्या, तो देखो एक तरफ तो बन गया AlCl4 माइनस। अब मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं, बेसिकली होता क्या है, इधर देखो, इधर देखो Cl प्लस आता है। Cl प्लस आने के टाइम में यहां इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो क्या ये मूवमेंट होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट नहीं होता। तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। यहां पर क्या आएगा, पार्शियल। तो Cl माइनस का अटैक कहां होगा, इस वाले कार्बन पर होगा। जैसे इस वाले कार्बन पर हुआ, ये सब मैं 11th की मैकेनिज्म पूरी बता रहा हूं,
यहां आ गया माइनस, यहां आ गया प्लस, तो H के अलावा यहां और कौन आ गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या क्रिएट हो गई, डेफिशिएंसी। फिर हमने इसकी बनाई थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनाई थी, अब इस प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां आया प्लस, यहां बना बॉन्ड HCl और ये हो गया। फिर इसको सेटिस्फाई करने ये आएगा। अब देखिए यहां ये तो सेटिस्फाई मतलब ये पूरा ये इधर है ना, ये इधर, तो यहां आ गया प्लस, यहां आ गया प्लस, ये बॉन्ड हो गया आपका इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर। अब सोचो इस प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए कौन अपना सेक्रीफाइस करेगा। अब आप कहोगे Cl ने क्यों नहीं किया, बेटा अगर Cl को ही निकलना होता तो Cl क्या लेने आता, Cl का तो अटैक हुआ है, तो रिमूव कौन होगा, H। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन होना है ना, तो Cl ने किसका सब्स्टिट्यूशन किया, H प्लस का। याद रखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आए तो न्यूक्लियोफाइल ने किसी दूसरे का न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन करेगा। Cl प्लस आ रहा है ना, तो वो सब्स्टिट्यूट भी किसी प्लस को ही करेगा। माइनस आएगा तो वो माइनस को ही करेगा, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि यहां से H निकलता है और यहां पर पूरा का पूरा आपका बेंजीन वापस से सेटल हो जाता है। इसको आप ऐसे लिखोगे। अब देखो थोड़ा सा इलेक्ट बॉन्ड्स में शिफ्टिंग आ गया, बॉन्ड शिफ्ट हो गया ना ड्यू टू रेजोनेंस, और इस वजह से अब यहां पे H की जगह कौन आ गया, Cl। अब होता क्या है, AlCl4 जो आपका बना ये अगेन इस H प्लस से रिएक्ट करेगा और ये इसको H प्रोवाइड कर देगा और वापस ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AlCl3 में, ताकि ये किसी और रिएक्शन को मतलब कैरी करने जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा प्रोडक्ट ये होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये एक्चुअली पूरी 11th की कहानी है, बट बुक में नहीं दे रखी है। इस बुक में इसी का नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। बट ये भी लिख दो क्योंकि इससे क्या बन रहे हैं, हेलो एरीन्स बन रहे हैं। सेम हेडिंग है, सेम टॉपिक है, ठीक है। देखो बेटा ये तो हुआ था सिर्फ बेंजीन के बारे में। ये किसकी बात हुई थी, ओनली बेंजीन की। इसमें देखो बेंजीन दिया था हमने, ओनली बेंजीन से हेलो एरीन बनाया था। अब आपकी बुक में क्या दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब यहां थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, चीज वही रहेगी, कुछ चेंज होके कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन जैसे मुझे यहां पर Br2 को रिएक्ट करवाना है, जैसे वहां हमने AlCl3 दिया था, यहां पर ये FeBr3 ले सकते हैं। FeBr3 ये सारे लुईस एसिड्स है, ठीक है। तो FeBr3 ले लिया। अब वापस से होगा वही, सब कुछ वही होना है, बस एक छोटी सी चीज बदल जाएगी। जैसे अगर आपने ओनली बेंजीन लिया था तब तो आपका सिर्फ एक जगह पे आके Br जुड़ जाएगा, लेकिन अभी क्यों तुमने क्या ले लिया है, एक मिथाइल ग्रुप साथ में ले लिया। अभी ये बात किसकी हो रही है पता है, टोलुइन की बात हो रही है। ऐसे केस में तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन में जो Cl या Br आएगा वो डायरेक्टेड होगा इसकी वजह से। डायरेक्ट मतलब समझते हो, ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, ये इफेक्ट डालेगा कि कहां आना चाहिए और कहां नहीं आना चाहिए। हाँ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ये जो CH3 है वो इस बेंजीन रिंग पर ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आई बात। ये ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब समझे, सारा कुछ सेम चलेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन एक बार एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला और एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा वाला, है ना। इसका अब देखो, अभी मैं पूरा डिटेल में लेके गया वापस, अब इसकी भी और डिटेल लेके जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। समझना क्या है, समझना बस इतना सा है कि अगर ओनली बेंजीन होता और यही अगर मान लो Br2 होता, यही FeBr3 होता, तो ओनली एक प्रोडक्ट बनता ब्रोमोबेंजीन, दैट्स ऑल। और HBr तो खैर वो साइड प्रोडक्ट है, बनाओ नहीं बनाओ, मेन हमको इसकी डिमांड है, ठीक है। लेकिन अगर यही टोलुइन होता, मतलब सब्स्टिट्यूशन आते ही प्रोडक्ट का थोड़ा सा चेंज आ गया और इसमें ये क्या बनेंगे,
ऑर्थोब्रोमोटोलुइन एंड पैराब्रोमोटोलुइन। बोलो बात समझ में आई? ये होगी आपके रिएक्शन, सिंपल। तो ये तो आपने अभी पढ़ ली और अब आपको ये बढ़ाई जा रही है, टोलुइन होगा तो क्या होगा। और ये कौन करता है सारा का सारा? ड्यू टू द डायरेक्टिव, या यूं लिख सकते हो ड्यू टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ CH3 ग्रुप, है ना? ये याद रखना। ऊपर वाले का नाम क्या लिख दोगे? पैराब्रोमोटोलुइन। ये हो जाएगा। बोलो, कहानी आई समझ में? क्या है क्या नहीं है, किस तरह से करना है? अब देखो, तुम कंफ्यूजन मत करना। बुक में अगर देखा जाए तो ऑर्थो पैरा को लिखने का तरीका, बट अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे ख्याल से उसको तो कंफ्यूजन होना नहीं है। यहाँ CH3 है और यहाँ X है। बोलो, अब भी ये ऑर्थो या ना? मैंने पहले ही बता दिया था, जिस जगह पे जिस कार्बन पे आपका मेन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा देखा जाता है। इट डजंट मीन, कई बार बच्चा यही सोचता है कि आज के बाद यही ऑर्थो होता है, यही मेटा है और यही पैरा है। ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात तो अगर अकेला बेंजीन है तो उसमें ऑर्थो मेटा पैरा होता ही नहीं है। अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है देन आप उसको ऑर्थो मेटा पैरा कह सकते हो, है ना? चलिए, अब यहां पे दो छोटी छोटी बातें आपकी और है। कौन सी है? अच्छा, पहली बात तो ये मेथड अच्छा माना जाता है। दिस मेथड होल्ड्स गुड as it is easy to separate both isomer। एक्चुअली यहां पर भी थोड़ी सी कहानी आपको समझने लायक है कि ऑर्थो और पैरा जो आइसोमर्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत वेरी करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी डिफरेंट है। तो ऐसे केस में इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। इवन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के फिजिकल नेचर्स जो हैं वो काफी डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से, अगर देखो मैंने उस दिन भी कहा था, सारा खेल होना कहाँ है? एक बीकर में। हमने डार्जन रिएक्शन को भी बेस्ट बताया था। रीजन क्या है? जो कुछ भी मिलाऊंगा एक ही बीकर में, एक ही टेस्ट ट्यूब में जाने वाला है। तो जब एक ही बीकर टेस्ट ट्यूब में सब कुछ जाने वाला है तो मैं चाहूंगा कि फाइनली जब मेरा प्रोडक्ट बन जाए वो सेपरेट भी इजीली हो। बिकॉज अगर सेपरेट भी इजीली नहीं हुआ तो मेरा उसमें उसका बनने का क्या ही सेंस बनता है, ठीक है ना? तो यहां पर इन लोगों का बनना, मतलब जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा ये दोनों बनेंगे और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना अच्छा खासा डिफरेंस है जिसे इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक अच्छी मेथड मानी जाती है। तो इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट, है ना? अब ये भी लिख दो, चलो लगे आज इतना लिख दिया है तो ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। बोलो ठीक है। चलिए, अब इसी में देखो दो छोटी छोटी और चीजें दे रखी है। रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। याद करो, मैंने आपको कई बार बोला और ये आगे भी बोलता रहूंगा। रिएक्शन विथ आयोडीन मतलब अगर इसकी जगह अपन लोग क्या ले लें? I2 ले लें, है ना? तो अगर मैं ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल हो जाएगी। याद करो, कल ही मैंने इसके बारे में बात की थी। यहां जो ये HI बनेगा, ये HI अगेन टूट जाएगा और वापस से रिएक्शन करके आयोडीन गैस में कन्वर्ट। अब क्या करें कि ये वापस रिवर्स ना हो? तो जो इसके लिए कॉज कर रहा है HI, अगर इसके बनते ही मैं इसको गायब कर लूं तो, अगर HI के बनते ही मैं कोई ऐसी रिएक्शन कराऊं, ऐसा रिएजेंट डालूं जो इस रिएक्शन में HI को बनते ही ट्रैप कर ले, उसको ऑक्सीडाइज कर ले,
तो ऐसे केस में ये रिवर्सली रिएक्शन कर ही, और जब रिवर्स रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा तो मेरा जो ये साथ में प्रोडक्ट बनेगा इवन आयोडोबेंजीन या व्हाटएवर, है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाया जा सकता है। कौन मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो इसको रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या HiO3 को मिलाना पड़ेगा। ये भी एक स्टेटमेंट लिख दो, लिखो, रिएक्शन विथ आयोडीन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन विथ आयोडीन is a reversible reaction which can be controlled, by using oxidizing agents, like HNO3 और HiO4, HiO3 नहीं था, HiO4 था, and HiO4 which oxidize HI and makes the reaction irreversible, and makes the reaction irreversible, रिएक्शन को क्या कर लेगा, वो इरिवर्सिबल कर लेगा। तो देखो HI जो बन रहा है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल, या यूं कह दो दोनों को बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे ही दोनों का बॉन्ड ब्रेक कर देगा तो ये फर्दर वापस से रिवर्स रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और रिवर्स रिएक्शन नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनकर आपका जो बना हुआ प्रोडक्ट वो है वो स्टेबल हो जाएगा, रिएक्टेंट वापस नहीं बनेगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल। और फ्लोराइड्स बनाने के लिए, या फ्लोराइड्स जो होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वायलेंट रिएक्शन होते हैं। ये भी लिखा हुआ है, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव करता है, वॉलेटाइल रिएक्शन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, विग्रस रिएक्शन होती है। विग्रस इतनी कि एकदम हीट निकलती है बहुत ज्यादा, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से पूरा कंपाउंड और रिएक्शन का जो पूरा मिक्सचर है वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। बोलो क्लियर, आगे चलें। सेकेंड हेडिंग लगाओ तुम, फ्रॉम एमीन्स। अब देखो एमीन्स तो कहने की बात है, या तो आप लिखते हैं यहाँ पे एरोमेटिक एमीन, क्योंकि आपको बनाना क्या है, हेलो एरीन बनाना है। तो हेलो एरीन बनाने के लिए बेंजीन रिंग तो होनी जरूरी है। अगर मैं एमीन लिखता हूं तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर RNH2, तो RNH2 से हेलो एल्केन तो एक बार के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन हेलो एरीन तो, और हमारी हेडिंग क्या है, हेलो एरीन। तो या तो आप यहां पे लिखते ज्यादा ठीक लगता एरोमेटिक एमीन्स, या इसकी जगह और लिख सकते थे बाय एनिलीन, क्योंकि एरोमेटिक एमीन का ही जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो कौन होता है, एनिलीन। ये लीजिए, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, इसको बोला जाता है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। ये यहां भी आएगी, और एक और ऑर्गेनिक का चैप्टर है एमीन्स, उसमें भी आएगी। सबसे पहले सुनो, एनिलीन जो है उसकी रिएक्शन होगी NaNO2 प्लस HCl। क्या होगी, NaNO2 प्लस HCl। याद रखना, हो सकता है किसी और किताब में, कभी किसी और रेफरेंस बुक में आपको ये HNO2 प्लस HCl भी देखने को मिले। एक्चुअली यहां पर होते हैं टोटल 2 HCl। NaNO2 को बोला जाता है बेटा सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो Na प्लस और NO2 माइनस और H प्लस और Cl माइनस, तो Na और Cl आपस में क्या कर लेता है बेटा, और आपका बन जाता है यहाँ पे क्या लिखा था, Na, ये तो Cl निकल गया, HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो अगर ये लिखा हुआ मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिखा हुआ मिल जाए तब भी आपका ये सेम कंडीशन मानी जाएगी।
NaNO2 H2HCl होगा तो उसमें से एक HCl के साथ तो NaCl बन जाएगा। तो बेसिकली रिएक्शन में ओरिजिनली रिएक्शन कर कौन रहा है? HNO2 प्लस HCl, और HNO2 को क्या बोलते हैं याद रखना। तो NaNO2 की जगह अगर HNO2 लिखा हुआ मिल जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सेम रिएक्टेंट है, वही सेम चीज है जो इन दोनों की रिएक्शन से बनती है एक्चुअली, है ना। ये बात समझनी जरूरी है, कहीं पे भी साइड में डाल देना इसको कि NaNO2 HCl की जगह पे इन प्लेस ऑफ Na2 HCl HNO2 कैन ऑल्सो बी यूज्ड, है ना, ये ध्यान में रखना। अब होगा क्या, इधर रुको, इससे बनने वाला जो कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन है, इसको बोलते हैं डाइएज़ो ग्रुप सिंपली। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छा ये जो बन रहा है BDC, इसको हटा दो पूरा नीचे वाला, तो है ना, ये सिर्फ समझने के लिए ठीक था। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस देखो एक टेम्परेचर पे होता है, वो है 273 से 278 केल्विन। और अगर मैं कहूँ ये एक्चुअली क्या टेम्परेचर है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 से 278 केल्विन। यहाँ एनिलीन से BDC का प्रोसेस जो है बेटा, इस प्रोसेस का नाम है डाइएज़ोटाइजेशन। अभी तक हमने एल्वरीन नहीं बनाया है, अभी तो हमने सिर्फ BDC प्रिपेयर किया है। क्या प्रिपेयर किया है? BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्रिपेयर किया है, अभी हमारा बनना बाकी है। अब यहां से कार्यक्रम चेंज हो जाता है, यहां से आपकी चीजें काफी हद तक चेंज हो जाएगी। कैसे? इधर देखो, BDC बना दिया, अब आपका BDC जो है वो आगे फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा, सारा खेल उस पर डिपेंड करता है। देखो मैं आपको पिछले चैप्टर की भी एक दो रिएक्शन साथ में करा देता हूं, जो आने वाले चैप्टर की, ताकि क्या है तुम्हारा यहाँ पे पिक्चर पूरी क्लियर हो ही जाए, वहां पर वापस देखने की बार बार जरूरत ना पड़े। BDC की रिएक्शन ध्यान से देखना, अगर Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करा रहे हो, इवन Cu2Cl2 की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो Cu2X2, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ X की जगह पे Cl भी आ सकता है और Br भी आ सकता है, तो मेरी दो रिएक्शन एक साथ हो जाएगी। अगर BDC की रिएक्शन Cu2X2 मतलब Cu2Cl2 या Cu2Br2 के साथ हो तो बेटा यहां बन जाएगा हेलोएरिन। ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में क्या निकल जाएगा बाहर। क्या समझे? Cu2X2 के साथ रिएक्शन, देखो इस Cl का कोई रोल नहीं है रिएक्शन में। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो Cl माइनस आयन की फॉर्म में पड़ा है। इवन यहां तक याद रखना, इस Cl का इस X के साथ कोई रोल, सारा खेल है इसका, समझे? तो अगर तुम यहां Cu2Br2 लेते हो और यहां भले ही Cl है तो भी तुम्हारा बनेगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। मतलब आप ये मत सोच लेना कि यही Cl यहां आ रहा है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ये Cl यहां नहीं आ रहा है, कौन सा Cl या कौन सा Br आएगा अगर यहां यूज हुआ है तो। अगर यहां Cu2Cl2 है तो यहां बनेगा क्लोरोबेंजीन, यहां Cu2Br2 है तो यहां क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। सारा खेल इसका है ना कि इसका। इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली आपके बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। तो सर ये नहीं, ये सैंडमेयर नहीं है, सैंडमेयर है BDC से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनना। तो ये क्या कहलाएगी, डाइएज़ोटाइजेशन। हाँ, बट क्योंकि BDC डायरेक्टली हमारे लैब में अवेलेबल नहीं होता है तो हमें हर बार इसे बनाना तो पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा तो इसलिए इस प्रोसेस को साथ में तो काउंट करेंगे ही करेंगे। बोलो क्लियर? अब सुनो, लगे हाथ एक साथ सुन लो। अगर यही BDC को हम कॉपर पाउडर एंड HX के साथ रिएक्शन कराए, X क्या हो सकता है तुम्हारा, Cl और Br। अब इधर देखो, कॉपर पाउडर के साथ में अगर HX है, हेलोजन एसिड्स बोलते हैं इनको, वो भी क्या हो सकता है, या तो HCl या HBr।
क्या कह रहा हूं? अब अगर BDC की रिएक्शन कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HX के साथ होती है तो यहां पर अगेन बेंजीन रिंग पर कौन आएगा? X, वो X जो H के साथ था, ये वाला Cl, इसको बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्शन का सेंडमेयर से कोई लेना देना, मतलब मैं इसे सेंडमेयर बोलूंगा ऐसा कोई जरूरी? मैं यहां से क्या बना रहा हूं? अगर यहां से मैं Cu2X2 लेकर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना रहा हूं तो इसका नाम क्या है? सेंडमेयर। लेकिन मैं इसी से कॉपर पाउडर की HX के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा हूं तो यही सेम रिएक्शन क्या कहलाएगी? गाटरमैन। बोलो बात समझ में आई? सिर्फ रिएजेंट का फर्क है, प्रोडक्ट दोनों का ही क्या है? सेम। इज इट क्लियर? ये दो नाम याद रखना, बुक में है इसलिए बता रहा हूं। एक और, अगर इसी N2Cl की रिएक्शन, इस BDC की रिएक्शन Ki के साथ करवाओ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बनेगा आयोडोबेंजीन। और इसका कोई नाम अभी नहीं देना है अपने को, ना बुक में है ना हमको देना है। बोलो क्लियर? तो आपने देखो ये स्पेसिफिक है, इससे इन दोनों से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है। मतलब मुझे क्लोरोबेंजीन पूछे तो मैं इससे दोनों से बना सकता हूं, ब्रोमोबेंजीन इन दोनों से बना सकता हूं, लेकिन इससे ओनली क्या बन रहा है? तो आयोडीन वाली रिएक्शन स्पेसिफिक हो गई। ठीक आयोडीन के जैसे के जैसे एक और रिएक्शन क्या होगी? फ्लोरीन की। उसमें क्या करना है? HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है, हीट करवानी है अलगा बुल्का। जैसे ही फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका यहां पे बनेगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। वैसे इसका नाम बुक में नहीं दे रखा है, पर इसको बोलते हैं बाल्ज-शिमैन रिएक्शन, बाल्ज-शिमैन रिएक्शन या बेल्ज-शिमैन रिएक्शन। बुक में नहीं है तो अगर याद नहीं भी रह रहा है तो चलेगा। ये भी किसी से बन रही है? BDC से ही बन रही है। बोलो क्लियर? एनी डाउट?